हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज है 20 दिसंबर। तो आज के करंट अफेयर सेशन लेके मैं आ गया हूँ। तो विदाउट एनी डिले पेन और नोटबुक ले लीजिए अपना राइट डाउन करने के लिए। तो हम भी बिना किसी डिले के पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्या न्यूज़ है, क्या करंट अफेयर है, देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक एस्टेब्लिश? इंडिया का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश है, कहाँ पे है? ठीक है, सबसे पहले आपको ये तो पता है बायो बैंक या ब्लड बैंक क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी नीडी के लिए। ठीक है, कि अगर हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि इफ़ वी हैव टू डोनेट अवर ब्लड, तो हम एक ऐसी जगह, ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं विद ए स्पेसिफिक रीज़न, और वो लिख के देते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड जो है वो एक अच्छी जगह पे किसी के भलाई के लिए, किसी की जगह काम आ सकता है। ठीक है, सेम लाइक दैट एक जो है डायबिटिक बायो बैंक भी ओपन हुआ है। ठीक है, समझते हैं डायबिटिक बायो बैंक क्या होता है। डायबिटिक बायो बैंक है जिसमें ये भी ब्लड बैंक की तरह ही अपना जो है वो करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें यह है कि ये लोगों के फ्री में लोगों के सैंपल्स लेते हैं फ्री में इसमें। बट ये है कि आप अपना जो है इसमें कोई ब्लड आपको कलेक्शन नहीं करवाना, कुछ भी नहीं करवाना। बट अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी है या कुछ ऐसा, तो आप लोग बायो बैंक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना फ्री डायबिटिक बायो बैंक चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सर्वे करते हैं जिसमें बहुत से लोगों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सैंपल टेस्ट लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है समझते हैं। सैंपल टेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पर स्टडी करने के लिए, फॉर स्टडी पर्पस, रिसर्च करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसका प्रॉब्लम समझ के उसको क्योर करने का ये लोग कोशिश करते हैं, और रिसर्च करके आपका केस समझ के उसके बाद आपके केस के ऊपर ये लोग क्या है कि ये बायो बैंक वाले अपना रिसर्च करने के बाद, पूरा केस स्टडी करने के बाद आपकी मेडिसिन या आपका जो क्योर ट्रीटमेंट है उस पर काम करते हैं। ठीक है, समझे आप इतना? ठीक है, चलिए। इसका कुछ और भी काम, स्टोर्स मैनेज व्हाट बायोलॉजिकल सैंपल्स, और जैसे दूसरा स्टोर्स मैनेज बायोलॉजिकल सैंपल्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो सपोर्ट करते हैं किसको, रिसर्च करने के लिए, और आपकी जो आपको बीमारी है उसका काज पता करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए। ये सब जो है इन्होंने इतना ताम झाम जो वहाँ पे सजा के रखा है। ठीक है, किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद इनका जो मेन वहाँ पे जो वर्क है वो है ब्लड सैंपल और डाटा कलेक्शन का। ये जो ब्लड बायो बैंक है इनका ब्लड सैंपल लेना और डाटा कलेक्शन करना, और उस कलेक्शन को जो है वो फर्दर जो है आगे उसकी स्टडी के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर भेजना। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको क्या होता है डायबिटिक बायो बैंक? चलिए, अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक एस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश है ये पूछा गया। ठीक है, रिपोर्ट देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक इन चेन्नई, इंडिया हैज एस्टेब्लिश इज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक चेन्नई इन दिसंबर 17, 2024। 17 दिसंबर 2024 में इंडिया ने अपना पहला जो है वो डायबिटिक बायो बैंक जो है वो चेन्नई में लॉन्च किया है। और किसके साथ कोलैब करके? द बायो बैंक इज ए जॉइंट एफर्ट बिटवीन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बीच में एक कोलैब था। दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये रिसर्च सेंटर जो है बायो बैंक्स जो है ओपन किए। पर्पस क्या है इनका? बायो बैंक एम्स टू कलेक्ट, स्टोर्स एंड शेयर्स बायोलॉजिकल सैंपल्स टू सपोर्ट एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ऑन डायबिटीज। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया सेम लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि फोकस क्या है इनका? इट विल फैसिलिटेट रिसर्च इनटू द कॉज, वेरिएशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक्स पार्टिकुलरली इन इंडियन पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इसलिए सैंपल ले रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि कितने टाइप का डायबिटीज़ किस टाइप का होता है, और काज क्या है, वेरिएशंस कितने, उसमें क्या क्या हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसका। द बायो बैंक इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू बेटर प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, समझे? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, चेन्नई में जो है वो फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बायो बैंक होता क्या है और कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, ये भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चले। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल।
अभी जो पॉलिटिकल साइंस के साथ लिंक बच्चे होंगे, जो करंट अफेयर के साथ लिंक है, उनको तो पता होगा कि ये 129th अमेंडमेंट है क्या, ठीक है। लेकिन जो अगर किसी ने करंट अफेयर के साथ अगर कोई लिंक नहीं है, या जो उस दिन परसों भी मैंने जो वीडियो बनाई थी इलेक्शन के ऊपर, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, तो अगर किसी ने वो देखा तो उसको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई करंट अफेयर से भी रिलेट नहीं करता, न्यूज़ से, और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उसको ये वो सोचेगा कि भाई 129th अमेंडमेंट तो अभी कोई हुई नहीं है, तो ये कहाँ से टॉपिक आ गया। चलिए मैं बताता हूँ ये टॉपिक आया कहाँ से। देखिए रिसेंटली एक अमेंडमेंट डिस्कस हुआ होसेस में, मतलब जिसको अभी तक पास नहीं हुआ, बट अंडर डिस्कशन था वो, और वो होपफुली पास हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। क्या था ये अमेंडमेंट, मैं बताता हूँ आपको। 129th अमेंडमेंट बिल 2024, हमने उस दिन पढ़ा था वन नेशन वन इलेक्शन, पढ़ा था ना वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन में इन्होंने ये इस बिल में, इस अमेंडमेंट में ये डिस्कशन किया, और ये इस डिस्कशन में इन्होंने ये एक राय दिया कि हम लोग होल दी कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में, चाहे वो जो 28 स्टेट्स हों, यूनियन टेरिटरीज हो, सब जगह हम लोग मैनेज करेंगे कि हम लोग इलेक्शन का जो है प्रोसेस वो एक ही दिन में करें, या क्या कि ऐसा सिग्निफिकेंट टाइम चूज कर लें जिसमें हर स्टेट के जो है गवर्नमेंट वो पॉसिबिलिटीज लेके आए कि हम लोग इलेक्शन एक ही स्पेसिफिक टाइम में करें, ठीक है। इनका जो मेन मोटिव था वो इलेक्शन को स्केड्यूल और इलेक्शन को एक अमेंडमेंट इलेक्शन पे लाना था, कि वो इलेक्शन को एक सिग्निफिकेंस और एक्यूरेसी के तरीके से, और ताकि एक देश में टाइम मैनेजमेंट हो सके, एक्यूरेसी आ सके इलेक्शन में, ठीक है। ये जो इन्होंने प्रपोज किया, ठीक। और किसने प्रपोज किया, ये किया मिस्टर मेघल ने, ठीक है। मिस्टर मेघल ने ये प्रपोज किया 129 बिल के बारे में, ठीक है। और इस बिल के बारे में और जो होस्ट थे, दोनों होस्ट, बोथ ऑफ द होस्टेस में मोस्टली सहमति थी। 90 मिनट्स की ये डिबेट थी, अप्रोक्स 2 आवर्स, ठीक है। तो उस डिबेट में ये इन्होंने निकाल के लाया कि हम लोग जो है इस बिल को ऐसा लेके जाने वाले हैं। इसमें मेन फोकस यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए बात किया गया, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका रिपोर्ट में क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 सीक्स टू इंप्लीमेंट साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, ठीक है। जो मैंने बताया वही है ना। चलिए लोकसभा और ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक ही बार इलेक्शन करने के लिए कहा गया, बात की गई। दिस इनिशिएटिव एम्स टू synchronize electoral circles, thereby reducing election related to disruptions and promoting efficient government, ठीक। The bill propose amendment to article 82A, 83 and 172, जिसमें ये बात की गई, इन्हीं आर्टिकल्स के रेफरेंस में ये बात की गई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैसिलिटेट द चेंज, ठीक है। समझे आप इतना कि इसका मेन मोटिव यही है कि इलेक्शन को रीशेड्यूल करके जो है एक ही टाइम पे लोकसभा और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो है इलेक्शन वो करवाए जाए, ताकि उससे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट और एक बेटर गवर्नमेंट और बेटर असेंबलीज हमें मिले और एफिशिएंट गवर्नमेंट मिले, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वोटिंग सिस्टम, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वोटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। When will the free visa policy for 39 countries including India be formalized by श्रीलंका, ठीक है। न्यूज में रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कि श्रीलंका ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वी विल गिव फ्री वीजा टू इंडिया, ठीक है। 39 कंट्रीज को पहले ये फ्री वीजा का था, ठीक है। तो अभी इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट से साथ मिलजुल के, जब जो उनके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पूरा देश का दौरा करते हुए एक डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने अपने डिसीजन में ये कहा कि वी विल प्रोवाइड 39+1 कंट्री इंडिया फ्री वीज़ा, ठीक है। हम लोग इंडिया को और 39 कंट्रीज़ के साथ हम लोग इंडिया के इन सब कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा देंगे, ताकि उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर कोई भी पैसा कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री वीज़ा होगा फॉर दीज कंट्रीज, ठीक है। और ये इन्होंने डिस्कशन जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कब किया देखते हैं। चलिए फ्रॉम जनवरी 2025 इंडिया विल अमॉन्ग नेशनल फ्रॉम 39 कंट्रीज एलिजिबल फॉर फ्री वीज़ा टू ट्रैवल श्रीलंका, ठीक है। और ये 17 से 18 के बीच में, दिसंबर के बीच में ये डिस्कशन हुआ, ठीक है। और जो है जनवरी 2025 के बीच, साथ ही 1 जनवरी 2025 से आप फ्री वीज़ा टू श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। As announced by Sri Lankan Foreign Minister Vijay Athara during his interaction organized by the Indian Foundation of New Delhi, ठीक है। Highlighting the strong bilateral ties, जितना जो हमारा श्रीलंका के साथ एक टाई अप है, जो कनेक्शन है उसके साथ वो उन लोगों ने एक उसको हाईलाइट किया
ही नोटेड दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट टू श्रीलंका। ठीक है, तो अगर फ्री वीज़ा होगा तो उनको तो अपना भी कुछ फ़ायदा देखना है ना। तो अगर फ्री वीज़ा करते हैं तो इंडिया के नज़दीक है श्रीलंका बहुत, तो इंडिया से पॉपुलेशन की जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत हो जाएगा श्रीलंका में, जिससे उनका एक टूरिस्ट जो है वो जो उनकी वेल्थ मैनेजमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव यही होगा एक्चुअली। तो ये जो है जनवरी 25 से ये स्टार्टअप होने वाला है इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर कब मनाया जाता है जी माइनॉरिटी राइट्स? सबसे पहले मुझे बताइए माइनॉरिटी राइट्स क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स क्या है? माइनॉरिटी जो हमारे देश में जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है वो माइनॉरिटी में आती है। ठीक है, समझे? अभी उनके राइट्स क्या हैं? उनके राइट्स डे को मनाने का पर्पज है क्या? टू प्रमोट माइनॉरिटीज, टू प्रमोट माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, टू प्रमोट माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मेन, और हम अगर देखते हैं ये इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ ये है कि प्रोटेक्ट करना। क्या प्रोटेक्ट करना? माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि माइनॉरिटीज़ के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में। ठीक है, लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाना। द मेन पर्पज ऑफ दिस माइनॉरिटी राइट्स डे को जो मनाने का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना कि भाई हम लोग सब इक्वल हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ एक इंसान को मिलनी चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है, प्रमोट करता है इक्वालिटी को। तो देखिए कोई भी दिन अगर हम मनाते हैं ना, जो किसी ऐसे कोई भी इंटरनेशनल डे आए, तो उस डे के पीछे जो भी जितना भी उसमें बनता है, जब गवर्नमेंट के या किसी भी के थ्रू जब वो डे ऑब्जर्व होता है, तो उसके पीछे कुछ फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि इसके करने का पर्पज़ क्या है सब। ठीक है, तो पहला पर्पज़ है प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटीज़ के राइट्स, अवेयरनेस फैलाना, प्रमोट इक्वालिटी, और उसके बाद हम लोग अवेयरनेस के लिए सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स। समझे आप लोग इतना? चलिए यही है माइनॉरिटी डे का ऑब्जर्व करने का रीजन यही है। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर। द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज किस किस टाइप के होते हैं? नेशनल, एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। भाषा के तौर पे, रिलीजियस के तौर पे, किसी एथनिक ग्रुप से, ट्राइब्स से अगर लिंक है आप तो तब, या कोई नेशनल इंटरनेशनल जो मतलब जैसे किसी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री से कोई बंदा आता है तो वो वहाँ का सिटीजन बन जाता है तो वो भी माइनॉरिटी में आता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन पूछता है वेयर हैज उबर रिसेंटली लॉन्च्ड उबर मोटो वुमेन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। ठीक है, चलिए उबर ने एक और इनिशिएटिव लिया था पिछले दिनों में, आपको मैंने पढ़ाया था। क्या इनिशिएटिव था वो? एक इनिशिएटिव उबर ने लिया था कि उबर शिकारा जो इसने डल लेक श्रीनगर में लॉन्च किया गया। आप लोग जो भी जितने भी टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको एक एफिशिएंट, एक रीजनेबल प्राइस के साथ अपना जो है वो शिकारा की राइड वो कर सकें, क्योंकि वहाँ पे जब लोकल आप जाते थे किसी बिना इन्फॉर्मेशन के तो आप लोगों को हाईली चार्ज किया जाता था। ठीक है, तो उबर ने एक इनिशिएटिव लिया कि उबर शिकारा करके उन्होंने एक लॉन्च किया। उसी तरीके से सेम, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मतलब डिफरेंट इन द सेंस के वो भी एम्पावरमेंट जनरेशन के लिए था, ये भी एक वही है, बट ये है एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप है किसका? उबर का। क्या किया उबर ने वुमेन्स के लिए जो उबर मोटो है वो लॉन्च किया, उबर टैक्सी। क्या वुमेन्स जितनी भी हैं वो अपना जो है सर्वाइवल वो हमारे थ्रू कर सकें। ठीक है, और उसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट की जो है वो डिस्कशन उन्होंने इसमें किया, और लगभग ये सबसे इन्होंने पूछा कि रिसेंटली कहाँ पे हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। लगभग उस स्टेट में 300 से प्लस जो वुमेन्स हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं किसके साथ? उबर मोटो के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वुमेन्स के जो है वो एक तो वो इंडिपेंडेंट होंगी और अपना जो है एम्पावरमेंट वुमेन्स का वो बढ़ेगा और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कब लॉन्च किया और कैसे किया। उबर हैज लॉन्च उबर मोटो वुमेन इन बेंगलुरु, ए वुमेन ओनली बैकर राइड सर्विस टू इंश्योर सेफ्टी फॉर फीमेल कम्यूटर्स। मतलब इसका दूसरा देखा जाए अगर एम्प्लॉयमेंट के अलावा, वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा, तो जितना भी वुमेन के लिए जो ये उबर लॉन्च किया है तो इसकी सर्विस वुमेन्स ही ले सकती हैं, वुमेन्स टू वुमेन्स। तो एक सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिहाज से भी ये बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। ठीक है,
वुमेन सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत सफल इनिशिएटिव है, ठीक है। द इनिशिएटिव कनेक्ट्स फीमेल राइडर्स विद फीमेल ड्राइवर्स, ऑफरिंग फीचर्स लाइक रियल टाइम ट्रिप शेयरिंग, 24 आवर सर्विस लैब एंड एनोनिमस कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए, तो ये कब लॉन्च किया जी, सॉरी कौन सी स्टेट में ये लॉन्च हुआ, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए, मेन आपको कीवर्ड ये याद रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट, और बाकी ये अपने इसमें तो बता ही रहा है कि ये किसके लिए लॉन्च है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट टिल दिसंबर 2024। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 तक जो है, एंड तक जो अभी तक कितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पे अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी उनका डिसीजन फाइनल नहीं निकला। अच्छा, ये जितने भी नंबर्स हैं ये बहुत बड़े बिग हैं, 50,000, 82,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अगर हम सोचे जितना भी लोकल कोर्ट्स हैं, जो हमारे सब डिविजनल कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, तो अगर हम देखें कि ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ऊपर ऊपर, ठीक है। ये आ गया सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी नीचे अगर चले जाएं तो सबसे पहले जो विलेज पंचायत के कोर्ट्स हैं, जो जिनको हम कचहरीज बोलते हैं या वैसा कुछ है ना, तो वो सबसे पहले वो टैकल करते होंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 5वें स्टेप पे पहुंचने के बाद भी अगर इतने केसेस हैं, इनमें से कोई भी फिगर ले लो, ये बहुत बड़ी है, मैं बताऊंगा फिगर एग्जैक्ट है क्या। इतने केसेस अगर पेंडिंग हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट्स में, उसके बाद सब डिविजनल कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट जितना भी विलेज लेवल पे कितने ही, एक आम इंसान जो है वो हाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, बहुत मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि बहुत ही हाई लेवल के केसेस और बहुत ही जो कन्वेंशनल केसेस होते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जिनका सोल्यूशन ईजिली नहीं निकलता, वही जाते हैं। और हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने केसेस, कितने लोगों की सुनवाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो केसेस पेंडिंग हैं वो किस किस टाइप के केसेस हैं, वो जिसमें आपके रिलीजियस केसेस हो सकते हैं, उसके बाद आपके क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, रिलीजियस केसेस, क्रिमिनल केसेस, पब्लिक डिस्ट्रिक्ट केसेस, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे, सिविल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सब मतलब बड़े बड़े जितने भी इस टाइप के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जैक्ट क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्ट कितने केसेस पेंडिंग है समझते हैं। एज पर दिसंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 82,000 केसेस पेंडिंग। 82,000, 82,000 केसेस के आसपास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जिनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दिस बैकलॉग हैज बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विद द कोर्ट्स स्ट्राइविंग टू एक्सपीडिएट हियरिंग एंड रिड्यूस डिलेस। और ये एक ऐसा ये जताता है कि हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे कोर्ट में सिर्फ हेयरिंग होती है और एक नई डेट दी जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई भी फैसला नहीं होता, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेंचेस एंड इंप्लीमेंट्स टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है एफर्ट्स डाल रहे हैं कुछ ये कहने पे कि वो लोग टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके ताकि जितने केसेस कम हो सके वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, 82,000 केसेस अप्रॉक्स, 99% यही डाटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट वाला। इन विच सिटी FIR विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दोज हु गिव आर्म्स टू बेगर फ्रॉम जनवरी 1, 2022। दिस वन इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कौन सी स्टेट है जिसमें जो है बेगर्स को पैसा देना, आर्म्स देना, कुछ भी आप उनको पैसा, रोटी, कुछ भी देने पे अगर किसी पुलिस ने, आप किसी पुलिस वाले ने या किसी ने जो स्पेशल उस चीज़ के लिए ऑथराइज किया जाएगा जिसको, अगर उन्होंने देख लिया तो आपको उस पर FIR लग सकती है, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया समझते हैं पहले, कि आप बेगर्स को पैसे देते हुए अगर पकड़े जाते हो, कि आप लोग किसी को पैसे दे रहे हो, किसी मांगने वाले को, ठीक है, तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पे FIR होगी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है कि आप पे FIR होगी। और FIR होने का रीजन क्या है, इसको रीजन क्या है इसके FIR होने का? रीजन ये है कि ये इसका अगर ये FIR होगी तो इसमें बेगर्स का जितना भी इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
कम क्या ऑलमोस्ट अगर ऐसा रहेगा तो नील हो जाएगा, जब कोई देगा ही नहीं पैसे तो वहाँ पे क्यों ही रहेंगे। जब कोई कुछ किसी मांगने वाले को नहीं देगा, जो नीडी नहीं है वो भी अगर मांग रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे रहने का उनका कोई फंडा बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इनका एम है कि बेगर्स इन्वॉल्वमेंट को इरेडिकेट करने का, खत्म करने का टोटल, ठीक है। उसके बाद बेगर्स माफिया जितने भी हैं, ठीक है, माफियाज बहुत बहुत बड़े माफियाज हैं, उनका लैश डाउन करने का, उनको खत्म करने का, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें ये एक वेल अच्छी टूरिस्टेबल, जो टूरिस्ट जिस सिटी में आ सके उसको ऐसी सिटी बनाने का जिसमें आपको, आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर कोई टूरिस्ट आता है दूसरी जगह से, जैसे कोई फॉरेनर आ गया घूमने, तो आज आगे पीछे लोग घूमते हैं, दे दो दे दो दे दो ये करते करते, तो इससे ये होगा कि आपका जो सिटी है वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी अच्छी, जहाँ पे लोग बिना किसी मतलब सेफ्टी गाइडलाइंस के भी आ सकते हैं आराम से घूमने के, उनको कोई भी डर खौफ नहीं होगा कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, जो ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिटी जो है वो FIR लॉन्च करेगी अगर कोई बंदा किसी बेगर को कुछ ऑन्स देता है, ठीक है, कोई पैसा खाना वाना कुछ भी, ठीक। चलिए, स्टार्टिंग जनवरी 1, 2025, 1 जनवरी 2025 से सिटी ऑफ इंदौर विल रजिस्टर, इंदौर की सिटी रजिस्टर करेगी FIR अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु गिव आर्म्स टू बेगर। आर्म्स मतलब पैसा खाना कुछ भी। This initiative is a part of city efforts to combat begging by discouraging the practice and redirecting people to rehabilitation programs, ठीक है। गवर्नमेंट ने इतने प्रोग्राम्स ऐसे निकाले हैं, ऐसी स्कीम्स के लोगों को सिर्फ मांगने का ही पता है, बस ये काम नहीं करना, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस मांगना है। तो ये उस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ये कि इन्होंने FIR का इनिशिएटिव लिया है। द डिसीजन एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेगर्स ऑन द स्ट्रीट एंड एंश्योर दैट दे रिसीव प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग इन चैरिटी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है इन्होंने एक लिया है, किसने लिया है? इंदौर सिटी ने, ठीक है। तो आज ये 2025 1 तारीख जनवरी 1 2025 से ये FIR का सिलसिला जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग जितने भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाए हैं इसके नोट डाउन कर लीजिएगा दोबारा से वीडियो देख के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।